एक लड़का था जिसका राहु 11वां घर में था। पढ़ाई में औसत, पर हमेशा नए लोगों से दोस्ती करता, नए आइडिया एक्सप्लोर करता। कॉलेज के समय सब लोग उस पर हंस रहे थे। कहता था मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। 10 साल बाद वही लड़का अपने नेटवर्क की वजह से मल्टी करोड़ का बिजनेस खड़ा करता है। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसका राहु चौथा भाव में था। वह कंफर्ट जोन से निकलती ही नहीं थी। करियर में अवसर आए पर उसने परिवार के आराम के लिए सब रिजेक्ट कर दिया और आज पछतावा करती है। दोनों के पास राहु था, पर एक ने उसे इंजन बनाया, दूसरे ने उसे ट्रैप। तो आज हम राहु को समझेंगे। राहु किस भाव में क्या करता है, किस दशा में क्या कराता है, कैसे व्यवहार करता है और उपायों से इसे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट नहीं किया है तो विजिट करिए और फॉलो करिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको सीधे मिलेगा। और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको ज्ञान मिलता रहे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राहु खुद में कोई भौतिक ग्रह नहीं है। यह एक छाया ग्रह है जो सिर्फ ऊर्जा और प्रभाव के रूप में काम करता है। इसकी अपनी राशि नहीं होती, इसलिए यह हमेशा जहां बैठता है उस भाव का स्वामी बन जाता है। मतलब अगर राहु चौथा भाव में बैठा है तो वह चौथा स्वामी की तरह व्यवहार करेगा। अगर 10वां भाव में बैठा है तो 10वां भाव के स्वामी की तरह। इसलिए राहु का फल कभी तय फिक्स नहीं होता, हमेशा उसके संबंध यानी एसोसिएशन पर निर्भर करता है। राहु का असली स्वभाव है भ्रम और विस्तार। यह आपको वही चीज दिखाता है जिसमें आपका मन अटका है। कभी वह चीज वास्तविकता से ज्यादा बड़ी लगती है, कभी वास्तविकता से ज्यादा खतरनाक। इसीलिए राहु इंसान को दो चीजें देता है, एक तरफ बड़ा अवाई, दूसरी तरफ बड़ी उलझन। एक और बात, राहु कभी भी संतुलन पसंद नहीं करता। यह हमेशा चरम पर ले जाता है, या तो इंसान को आसमान तक चढ़ा देगा या नीचे गिरा देगा। फर्क सिर्फ ये है कि इंसान उस ऊर्जा को समझकर इस्तेमाल करता है या उस ऊर्जा में बह जाता है। एक कहानी सुनो। एक लड़का था जिसका राहु छठा भाव में था। उसके स्कूल समय में हमेशा प्रतियोगिता होती थी, एग्जाम, स्पोर्ट्स, डिबेट्स, और हर जगह वह लड़ाई करता था। हर जगह दुश्मन बनते थे। टीचर भी कहते थे यह लड़का हमेशा विपक्ष में रहता है। लेकिन उसने उस राहु की ऊर्जा को समझकर लॉ विधि की पढ़ाई की और आज एक सफल वकील है। राहु छठा भाव ने उसे शत्रुओं और प्रतियोगिता में जीतने की शक्ति दी। अगर वह समझता नहीं तो वही राहु उसे स्वास्थ्य समस्याओं और अनावश्यक मुकदमों में फंसा देता। तो हमेशा याद रखो, राहु का नेचर है सीमाएं तोड़ना, इच्छाओं को बड़ा करना और इंसान को नए रास्ते दिखाना। लेकिन ये रास्ते सफर बनेंगे या चक्कर, यह निर्भर करता है आपकी जागरूकता पर। इसीलिए राहु के समय पर ऑब्जर्व करना सबसे जरूरी है। जो कुछ हो रहा है 1 मिनट के लिए सोचो, क्या सच में यही सब हो रहा है? वास्तविकता के हिसाब से जागो। ज्योतिष में एक छुपा हुआ नियम है, कुछ भाव हमेशा ग्रोथ देते हैं, चाहे वहां शुभ ग्रह हो या अशुभ। इन्हें कहते हैं उपचय भाव। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, यही वे घर हैं जहां राहु की ऊर्जा को रास्ता मिलता है और बंदा समझ पाता है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। सोचो, एक लड़का था जिसका राहु तीसरा भाव में था। तीसरा भाव संचार और जोखिम लेने का घर है। बचपन में उसे मंच पर बोलने में डर लगता था, पर राहु की वजह से उसके अंदर एक जुनून था, जो देखा उसके पीछे लग जाओ। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज को अपना हथियार बना लिया, सेल्स और मार्केटिंग सीखी और आज वही लड़का अपने शब्दों से हजारों लोगों को कन्विंस करता है। यहाँ राहु ने उसके अंदर का डर तोड़कर उसे पब्लिक स्पीकर बनाया। लेकिन इसका एक उल्टा पक्ष भी है। तीसरा राहु का विपरीत होता है 9वां भाव, जो धर्म और गुरु का घर है। अगर इंसान अपने टीचर, गुरु या परंपराओं को इग्नोर करे तो वही राहु उसे अहंकार और अंधेपन में ले जाता है। मतलब तीसरा राहु तुम्हें बोल्ड बनाता है, लेकिन गुरु के खये तो डाउनफॉल भी दे सकता है। अब इन डेप्थ समझो कि राहु तीसरा भाव में क्यों अच्छा माना जाता है। तीसरा भाव है पराक्रम का घर, साहस, संचार, पहल और जोखिम उठाना। राहु यहाँ इंसान के अंदर वह जुनून डाल देता है कि मैं ट्राई किए बिना नहीं रुकूंगा। राहु का स्वभाव है सीमाएं तोड़ना और तीसरा भाव की ऊर्जा है अपने प्रयास से कुछ हासिल करना। दोनों मिलकर इंसान को बोल्ड बना देते हैं। इस प्लेसमेंट में इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, नए स्किल्स सीखता है और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखता है। इसलिए राहु तीसरा भाव में एक एक्सीलरेटर का काम करता है। अब छठा भाव को समझते हैं। छठा भाव शत्रु, रोग और दुश्मनों का है। सामान्यतः इसे समस्याएं पैदा करने वाला घर माना जाता है, पर राहु को यह क्षेत्र सूट करता है। क्यों? क्योंकि राहु विपक्ष में फलता फूलता है। राहु छठा भाव में इंसान को फाइटर बना देता है। वह हर प्रतिस्पर्धा में जीतने की ताकत रखता है। जो लोग मेडिकल, लॉ, आर्मी या पॉलिटिक्स जैसी फील्ड में होते हैं, उनके लिए यह प्लेसमेंट एक सीक्रेट वेपन होता है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर गुरु बृहस्पति केंद्र भावों में स्ट्रांग हो तो राहु छठा में अष्टलक्ष्मी टाइप समृद्धि देता है। मतलब अलग अलग स्रोतों से धन और सपोर्ट मिलता है। 10वां भाव है कर्म और करियर का घर। राहु का नेचर है स्पॉटलाइट चाहना, बड़ा नाम बनाना,
और जोखिम लेना, जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान करियर में एकदम अलग रूट पकड़ता है। राहु 10वां में इंसान को पब्लिक फेम और रिकॉग्निशन देता है। यह बंदा पारंपरिक तरीकों से काम नहीं करता, बल्कि नए नियम बनाता है, और इसी वजह से लोग या तो उसकी तारीफ करते हैं या उसे क्रिटिसाइजेस पर इग्नोर नहीं करते। इस प्लेसमेंट में राहु इंसान की एम्बिशन को बड़ा बनाता है, और अगर इंसान डिसिप्लिन रखे तो करियर में असाधारण सफलता लाता है। 11वां भाव है गेंद, आय और सोशल नेटवर्क्स का घर। राहु की असली खूबी है चीजों को मल्टीप्लाई करना। जब यह 11वां भाव में होता है तो बंदा अपने कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों और सोसाइटी के जरिए बड़ा पैसा कमाता है। राहु 11वां में एक मैग्नेट बन जाता है, अवसर खुद आकर्षित होते हैं। यह इंसान भीड़ के बीच चमकता है और एक नेटवर्कर बनकर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। लेकिन इस प्लेसमेंट में एक चीज ध्यान देनी पड़ती है, लालच को कंट्रोल करना, क्योंकि राहु 11वां में अनलिमिटेड गेन लाता है। पर अगर इंसान ज्यादा ग्रीडी हो जाए तो वही राहु डाउनफॉल भी दे सकता है। राहु को चौथा भाव में समझो। चौथा भाव होता है सुख, घर, माँ और आंतरिक शांति का घर। राहु का स्वभाव है बेचैनी और सीमाएं तोड़ना। यहाँ आकर वह इंसान को इनर पीस नहीं देता। इंसान हमेशा आराम और संतोष ढूंढता रहता है, पर अंदर से कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता। करियर और गृह सुख के बीच खींचतान होती है, क्योंकि विपरीत 10वां भाव करियर का है। मतलब राहु चौथा में हो तो इंसान अपने घर की कंफर्ट में अटक जाता है और करियर के लिए वह बोल्ड स्टेप नहीं ले पाता। इसी वजह से इसे एक कंफर्ट ट्रैप माना जाता है। अब 5वां भाव को देखो। 5वां भाव है बुद्धि, संतान और स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, जुआ, क्रिएटिविटी का घर। राहु भ्रम पैदा करता है, और जब वह बुद्धि के घर में बैठता है तो इंसान ना आवेगी फैसले लेने लगता है, बिना सोचे समझे जोखिम लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा खो देना या रोमांटिक अफेयर्स में फंस जाना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। संतान के मामलों में भी कभी कभी देरी या चुनौतियां लाता है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर राहु यहाँ प्रथम, 5वां या 9वां लॉर्ड्स के साथ संबंध बनाए तो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनता है और अपनी क्रिएटिविटी से बड़ा नाम बना सकता है। अब 9वां भाव में राहु होता है तो समझो क्या होता है। 9वां भाव है धर्म, गुरु, पिता और उच्च ज्ञान का घर। राहु की आदत है नियम तोड़ना, और जब वह धर्म के घर में बैठता है तो बंदा अपने गुरु या परंपराओं के खिलाफ जाता है। मार्गदर्शन की कमी या पिता समान व्यक्तियों से तनाव होता है। राहु यहाँ इंसान को अपनी सोच को एब्सोल्यूट मानने पर मजबूर करता है, जिससे अहंकार और विद्रोह आता है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव संबंध में हो तो बंदा एक नई फिलॉसफी लेकर आता है, मतलब नए धार्मिक या आध्यात्मिक पथ बनाता है। पर सामान्य नियम यही कहता है कि राहु 9वां में हो तो अपने गुरु और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ मत जाओ। 12वां भाव है नुकसान, खर्च, एकांत, आध्यात्मिकता और मोक्ष का घर। राहु की ऊर्जा यहाँ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि वह इच्छाओं को अंतहीन बनाता है। नतीजा ये आता है कि इंसान अनावश्यक खर्च करता है, लतों में फंस जाता है या एस्केपिज्म में चला जाता है, फिल्में, यात्राएं, नाइट लाइफ आदि। इसे व्यय भाव भी कहते हैं, यानी खर्च का घर। लेकिन इस प्लेसमेंट में एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। अगर राहु पहला आंख 5वां 9वां के साथ संबंध बनाए तो यही राहु इंसान को आध्यात्मिकता और मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। मतलब राहु 12वां में है तो या तो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोकर पछताएगा या सब छोड़कर मुक्ति पाएगा। दोनों चरम संभव हैं। जब भी हम राहु की महादशा की बात करते हैं, सबसे पहले लोग कहते हैं कि यह दशा हमेशा दुखद होती है, लेकिन सच यह है कि कोई भी दशा एक ही तरह का परिणाम नहीं देती। हर ग्रह की दशा एक तरफ आपको उठाती है और दूसरी तरफ टेस्ट करती है। इसलिए राहु को जज करते समय सिर्फ D1 चार्ट देखना नहीं है, आपको उस ग्रह को उसके डिविजनल चार्ट्स यानी माइक्रो लेवल चार्ट्स में भी जांचना पड़ता है। जैसे अगर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो तो D10 चार्ट सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। उस चार्ट का लग्न और उसका 10वां भाव बताता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में राहु क्या करने वाला है। अगर राहु वहां पॉजिटिव बैठा है तो आप अपने राहु पीरियड में करियर ग्रोथ जरूर देखोगे, चाहे D1 में उसकी प्लेसमेंट कमजोर ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा समझनी है तो D20 चार्ट देखो, उसका मुख्य घर होता है 12वां। अगर राहु D20 के लग्न या 12वां में है तो समझ जाओ कि आपको इस दशा में आध्यात्मिकता की तरफ खींचा जा रहा है। यह भ्रांति है कि राहु हमेशा मटेरियलिस्टिक है। सही जगह बैठा हुआ राहु इंसान को अंदर से एलिवेट भी कर देता है। अब मान लो आपके पेरेंट्स की लाइफ में इस समय बदलाव आ रहे हैं, आप D12 चार्ट खोलकर देखो, क्योंकि वह चार्ट विशेष रूप से माता पिता के स्टेटस और उनके अनुभवों को बताता है। यही सिद्धांत बच्चों के लिए D7, सिबलिंग्स के लिए D3 और प्रॉपर्टी मामलों के लिए D4 पर लागू होता है। मतलब सरल नियम है, जिस एरिया का जवाब चाहिए उस एरिया का डिविजनल चार्ट उठाओ और देखो कि राहु उस चार्ट में कहां बैठा है। एक बात याद रखो, हर दशा एक ही जगह हर चीज बिगाड़ती या बनाती नहीं है। राहु एक साथ एक सेक्टर को पुश करता है और दूसरे को टेस्ट करता है, और असली स्पष्टता तब मिलती है जब आप उसे हर डिविजनल चार्ट के लग्न और संबंधित भाव के परिप्रेक्ष्य से समझते हो।
ज्योतिष का एक सबसे बड़ा मिथ है कि केवल योग ही सब कर देंगे, या अगर राजयोग लिखा हो तो लाइफ में बड़ी सफलता तय है। असल सच यह है कि योग क्षमता बताते हैं, पर उस क्षमता को कब एक्टिवेट करना है यह दशा सीक्वेंस तय करता है। अगर किसी इंसान के चार्ट में सबसे पावरफुल राजयोग हो पर उस योग की दशा उसके बचपन में आ गई तो उसका प्रभाव ज्यादा फलदायी नहीं होगा। वही योग अगर उसकी प्राइम एज 25-45 में आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। राहु के केस में यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु अचानक ग्रोथ और अचानक डाउनफॉल दोनों दे सकता है। इसलिए ज्योतिषी कहते हैं कि चार्ट की असली स्ट्रेंथ योग से ज्यादा दशा के क्रम में छिपी होती है। राहु एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इसकी अपनी राशि स्वामित्व नहीं होता। यह हमेशा उस घर के स्वामी की तरह एक्ट करता है जहां बैठा है। अगर राहु 10वां भाव में है तो वह 10वां भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करेगा। अब अगर उसने 5वां या 9वां के स्वामियों के साथ संबंध बना लिया तो वह राजयोग को ट्रिगर कर सकता है। मतलब राहु अपने आप राजयोग नहीं देता, लेकिन मौजूदा योग को एक्टिवेट या स्पॉइल करने की क्षमता रखता है। यह बात समझना जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर राहु को या तो पूरा विलन समझ लेते हैं या एक मिरेकल मेकर। असल में वह रोल प्लेयर है जो जिस घर में जाता है उस घर के मालिक की भूमिका निभाता है। लोगों का कॉमन बिलीफ है कि राहु सिर्फ भौतिकवादी ग्रह है और आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ज्योतिष में जब हम D20 चार्ट विंशांश देखते हैं तो हकीकत कुछ और समझ आती है। D20 चार्ट में अगर राहु लग्न या 12वें भाव में बैठा हो तो राहु की दशा इंसान को आध्यात्मिकता की तरफ खींच लेती है। यही राहु है जो एक बिजनेसमैन को मेडिटेशन और धार्मिक यात्राओं तक ले जा सकता है। मतलब राहु एक ही वक्त में दो चरम रखता है, या तो इंसान भ्रम में फंस जाता है या वह भ्रम तोड़कर डीपर ट्रुथ को समझता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि इंसान अपने राहु को किस दिशा में ले जाता है। राहु को कंट्रोल करने का असली रास्ता है उसकी बेचैन ऊर्जा को एक दिव्य दिशा देना। राहु भ्रम और आसक्ति से चलने वाला ग्रह है और उपायों का काम है उस आसक्ति को आध्यात्मिकता और अनुशासन में बदलना। इसके लिए सबसे पहले शिव उपासना का जिक्र आता है। शिव जी अंधकार के देवता हैं जो राहु के इल्यूजन को तोड़कर स्पष्टता देते हैं। रोजाना के नमः शिवाय का जाप या सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप राहु को तुरंत शांत करता है। दूसरा, जब राहु चंद्र के साथ होता है, चंद्र राहु ग्रहण योग, तो मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में कृष्ण भक्ति एक नेचुरल थेरेपी है। कृष्ण का नाम जाप, गीता के श्लोक पढ़ना या बस 5 मिनट दैनिक हरे कृष्ण मंत्र बोलना मन को स्पष्टता देता है और राहु के कंफ्यूजन को दूर करता है। तीसरा, ज्योतिष के क्लासिक्स कहते हैं कि राहु और केतु को शांत करने के लिए दुर्गा मां की उपासना सबसे पावरफुल उपाय है। देवी का रूप महिषासुर मर्दिनी प्रतीकात्मक है। जैसे उन्होंने असुर को वश में किया, वैसे ही राहु की असुरी आसक्ति को कंट्रोल करती हैं। चौथा, राहु एक सर्किल का प्रतीक है, इसलिए मंदिर की परिक्रमा उसकी बेचैन ऊर्जा को एक पवित्र चक्र बना देती है, इसीलिए परिक्रमा करना चाहिए। पांचवा, राहु की असली समस्या उसकी अंतहीन भूख है। उस भूख को बैलेंस करने का सबसे सरल तरीका है दान, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, राहु को वश में करने का बेस्ट वेपन है अनुशासन। अगर आप अपने लिए छोटे छोटे साप्ताहिक रिवाज बना लो, जैसे एक नया कौशल सीखना, डेली मेडिटेशन करना या कंफर्ट जोन तोड़कर कोई नया काम ट्राई करना, तो वही राहु जो आपको लत में डालता अब आपको सफलता और ग्रोथ की तरफ पुश करेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु एक शक्ति है। अगर आप उसे समझकर दिशा दोगे तो ये आपको आसमान तक ले जाएगा, और अगर कंफ्यूज हो गए तो वही राहु आपको भ्रम में अटका देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ज्योतिष के हर नए वीडियोस की सूचना तुरंत मिल सके। और कमेंट में लिखकर बताइए आपका राहु किस भाव में है और आप कौन सा उपाय अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।